आइए हम सभी आज एक महान राजा, एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है राजेंद्र चोल के बारे में जानते हैं। हमारे भारत का यश और सम्मान बढ़ाने में देश के सभी भागों की विभूतियों ने योगदान दिया है। आप उत्तरी भारत के ऐसे अनेक शासकों के विषय में जानते हैं जिन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने और जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण भारत में भी ऐसे महान शासक हुए हैं जिनमें राजेंद्र चोल का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राज प्रथम चोल वंश का शासक था। राजेंद्र चोल इन्हीं के पुत्र थे। 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और 1044 ईस्वी तक शासन किया। इस अवधि में उन्होंने राज्य की शक्ति बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसके कारण इनकी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक फैली। चोल राज दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। यह भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और आक्रमण से उसकी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली सेना का संगठन आवश्यक होता है। राजेंद्र चोल इस बात को भली भांति समझते थे। उनके पिता राज प्रथम ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। इस सेना की सहायता से उन्होंने पांड्य और चेर जैसे पड़ोसी राज्यों और मैसूर तथा आंध्र के भागों पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभाव बढ़ाया था। उन्होंने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया था और लंका तथा मालदीव पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार भी स्थापित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति को भी लगातार जारी रखा। सैन्य शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात इनके द्वारा लिए गए और किए गए अनेक युद्ध लड़ने भी पड़े इन्हें। इनमें 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई। उड़ीसा को पार कर गंगा तक पहुंच गई और उन्होंने बंगाल के शासक पर भी विजय प्राप्त की। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने अपना नाम गंगई कोड रखा, या कह सकते हैं गंगई कोड की उपाधि धारण कर ली तथा गंगई कोड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण भी कराया और वहां पे इसी नाम से एक मंदिर भी बनवाया। उत्तरी भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसी उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी, जिन्होंने दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया था। आप इसमें भी चित्र भी देख लेंगे, चित्र दिया गया है गंगईकोट मंदिर का। राजेंद्र चोल के दूसरे विजय अभियान से भारत का प्रभाव समुद्र पार देशों पर स्थापित हुआ। वह बहुत दूरदर्शी शासक था। उनके समय में भारत का पश्चिमी और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था। भारत से पश्चिमी एशिया को वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएं भेजी जाती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से भारतीय व्यापारी लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे। यह व्यापार दक्षिण चीन तक भी फैल गया था। जहाज़ों द्वारा भारत की वस्तुएं चीन भेजी जाती थी। चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों से जहाज़ों द्वारा सामग्री भारत आती थी। भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जल संधि, जल डमरू मध्य कह सकते हैं 2 समुद्रों को जो जोड़ने वाला मार्ग होता है, होकर गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था। मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप इसी राज्य में सम्मिलित थे। श्री विजय के व्यापारी भारतीय जहाज़ों के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करने लगे। भारतीय व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राजेंद्र चोल जी से प्रार्थना की। उन्होंने विशाल सेना भेजी जिसने श्री विजय पर विजय प्राप्त की। अब भारतीय व्यापारी उस मार्ग से सुरक्षापूर्वक व्यापार करने लगे। विदेश के साथ व्यापार के प्रसार से भारत को बहुत लाभ हुआ। चोल साम्राज्य के आय में भी बहुत वृद्धि हुई। दक्षिण भारत में चोल राज का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। वह महान साम्राज्य निर्माता तो था ही, इसके साथ ही वह कुशल शासक भी था। उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम प्रबंध किया।
वह मंत्री परिषद के अधिकारियों की सहायता से विशाल चोल साम्राज्य पर शासन करता था। सुविधा के लिए वह जनपदों को या राज्य को कई स्तरों में बांटा था और सबसे छोटा शासन वो जो है गांव को दिया था, जो गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हुआ करती थी। और मुख्य रूप से जो गांव की व्यवस्था हम आज देखते हैं वो उसी शताब्दी की देन है। और कर के रूप में ज़मीन को भी उसने दो भागों में बांट दिया था, एक उपजाऊ और दूसरा अनउपजाऊ। उपजाऊ में भी जो जिस तरह से उपजाऊ होती थी उसी तरह से उसको कर देना पड़ता था। इस तरह से उसका निर्धारण किया गया था और तालाबों की व्यवस्था की गई थी, नहरों की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो पाए। व्यापार के विकास के लिए भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत संपन्न हो गए थे। वह विशाल भारत के अनेक राज्यों से तो व्यापार करते थे। चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया के साथ भी उनका व्यापार बढ़ गया था। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिसे मणिग्राम कहा जाता था, जिसे हम बाजार भी कह सकते हैं। या जो व्यापारी मंडल यहाँ के होते हैं हम लोगों के, वैसे उनका व्यापार मंडल होता था, जिसे मणिग्राम कहा जाता था। व्यापार मंडल प्राय एक ही व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का संगठन होता था। सभी व्यापारियों का धन मिलाकर बैंक सा बन जाता था। इससे व्यापार के विकास में बहुत सहायता मिली। हर व्यापार मंडल के पास अपना एक काफिला होता था, जो एक सामान दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता था। इनके पास कुछ शासक सैनिक भी होते थे, जो काफिलों की रक्षा के लिए साथ चलते थे। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति व्यवस्था स्थापित रही। समाज का जीवन सुखी था, सुविधापूर्ण था। प्राचीन काल के एक शासक द्वारा राज्य की रक्षा और शासन की ऐसी सुंदर व्यवस्था आश्चर्यजनक है। राजेंद्र चोल के कार्यों से यह भी पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी था, कुशल शासक था। उसने देश की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए रक्षा सेनाओं का भी संगठन किया। शक्तिशाली जल सेना की सहायता से वह समुद्र पार देशों में भारत का प्रभाव तथा व्यापार बढ़ाने में सफल हो सका। हमारे देश में शक्तिशाली जल सेना के अभाव के कारण यूरोप के लोग यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हुए। इसी के फलस्वरूप भारत को अंग्रेजों की पराधीनता में रहना पड़ा। राजेंद्र चोल की शासन प्रणाली तथा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।